हर जगह एंटी एयरक्राफ्ट गनें हमले के लिए तैयार थीं और इंडियन फिजाइया के जंगी जहाज आसमान में चक्कर लगा रहे थे। उन्हें डर था कि पाकिस्तानी जंगी जहाज इस जगह पर हमला कर सकते हैं। इस खौफ की एक वजह यह भी थी कि ये जगह इंडियन सरहद से सिर्फ चंद 100 गज ही के फासले पर मौजूद थी। बांग्लादेश की आजादी की यह कहानी तब शुरू हुई कि जब 5 दिन घोड़े पर और पैदल चलने के बाद 31 मार्च 1971 की शाम ताजुद्दीन अहमद और अमीरुल इस्लाम इंडिया की सरहद के करीब एक पुल के पास बैठे थे। ये दोनों नंगे पांव थे और इनका एक कासिद सरहद पार राब्ता कायम करने गया था। जैसे ही अंधेरा हुआ तो इनको जूतों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में मुसल्लह सिपाहियों का एक छोटा ग्रुप उनके सामने था। उनकी क़यादत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक आला अफसर गोलोक कर रहे थे। ताजुद्दीन ने अवामी लीग के रहनुमाओं और कौमी असम्बली के अरकान की एक फहरिस्त उनके हवाले की। 30 और 31 मार्च की रात 12 बजे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल KF रुस्तम जी ताजुद्दीन अहमद से मिलने दिल्ली से कलकत्ता पहुंचे। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एक जीप तक लाए। उस जीप में ताजुद्दीन अहमद बैठे थे। अगले 2 दिन तक दोनों ने हमें मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी कहानी सुनाई। उसके बाद क्या कुछ हुआ ये जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर जाती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। 1 अप्रैल को ताजुद्दीन और इस्लाम को एक पुराने फौजी तैयारे में दिल्ली लाया गया और फिर इन्हें इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी से उनके दफ्तर में मिलवाने ले जाया गया। इंदिरा गांधी ने ताजुद्दीन अहमद से पूछा कि क्या वो जल्द अज जल्द जिला बत्ती में हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। ताजुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत पहले से ही मौजूद है, लेकिन इंदिरा गांधी ने दलील दी कि इस हुकूमत के बारे में कोई नहीं जानता और बैनुल अक़वामी कबूलियत पैदा करने के लिए जरूरी है कि यह हुकूमत बैनुल अक़वामी मीडिया की नजरों के सामने हलफ उठाए, और वो भी मशरकी पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में कि जिस पर आजादी पसंदों का कंट्रोल हो। ताजुद्दीन ने कहा कि मैं भी आपको यही बताने वाला था, लेकिन ये सोचकर हिचकिचा रहा था कि ऐसी हुकूमत बनाने के लिए हमें इंडिया का मुकम्मल तामुन दरकार होगा। इंदिरा गांधी ने वहां मौजूद अफसरान बिलखसूस रुस्तम जी से कहा कि वो ताजुद्दीन को मुकम्मल मदद फराहम करें। 9 अप्रैल को ताजुद्दीन कलकत्ता वापिस आए। उन्हें और उनके बाद आने वाले अवामी लीग के तमाम रहनुमाओं को एक होटल में ठहराया गया। जल्द ही होटल में ठहरने वाले मेहमानों की तादाद 50 हो गई। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि आजादी के बाद मशरकी पाकिस्तान का नाम क्या रखा जाए। ताजुद्दीन अहमद ने बांग्लादेश नाम तजवीज किया तो सबने फौरन उस नाम पर इत्तफाक किया। अब सवाल ये था कि हलफ बर्दारी की तकरीब कब और कहां होनी चाहिए। इसके लिए पहले जवान डंगा का इंतखाब किया गया, लेकिन चंद रोज पहले पाकिस्तानी तैयारों ने उस कस्बे में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के अड्डे को तबाह कर दिया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान ने मशरकी पाकिस्तान के नक्शे का मुतालिया करने के बाद वो जगह ढूंढ ली जो अभी तक आजादी पसंदों के ज़ेरे कंट्रोल थी। ऑपरेशनल और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जरूरी था कि ये जगह इंडियन सरहद के करीब और सड़क के जरिए मुंसलिक हो ताकि बैनुल अक़वामी मीडिया और हलफ उठाने वाले वुज़रा वहां तक आसानी से पहुंच सकें। आखिर में उस जगह का इंतखाब किया गया जो मगरबी बंगाल के एक जिला से 3 अतराफ से घिरा हुआ था। ये जगह मेहरपुर शहर के करीब बेदिया नाथल में आम के घने बागात के दरमियान थी। 16 अप्रैल की शाम को कलकत्ता में मौजूद तमाम गैर मुल्की सहाफियों से राब्ता किया गया और उन्हें 17 अप्रैल की सुबह 4 बजे कलकत्ता प्रेस क्लब में जमा होने को कहा गया। गैर मुल्की सहाफियों को बताया गया कि उन्हें एक खास खबर के लिए किसी नामालूम मकाम पर ले जाया जाएगा। तकरीबन 200 सहाफियों को हलफ बर्दारी की तकरीब में ले जाने के लिए 60 कारों की जरूरत थी, लिहाजा एक दिन के लिए ड्राइवरों समेत 60 कारों का बंदोबस्त किया गया। ये कारें सुबह 4 बजे अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। जब मोटरों का काफिला 11 बजे आम के बाग के करीब पहुंचा तो BSF के जवानों ने दरख्त की शाखों पर पोजीशनें संभाल ली थी। जब गैर मुल्की सहाफी वहां उतरे तो उनको समझ नहीं आई कि उन्हें इतनी दूर क्यों लाया गया है। रुस्तम जी और गोलोक इंडियन सरहद के अंदर ही रहे। वो अवामी लीग के लोगों से कह रहे थे कि वो तकरीब जल्द खत्म करें क्योंकि उन्हें उसी दिन एक और काम से कलकत्ता वापस जाना था। जल्द अज जल्द न सिर्फ तमाम लोगों से हलफ लिए गए बल्कि बांग्लादेश का कौमी तराना भी गाया गया और कौमी परचम भी लहरा दिया गया। बेदिया नाथ ताल का नाम बदलकर मुजीब नगर रख दिया गया। उस वक्त वहां तकरीबन 10,000 लोग जमा थे। उन्होंने एक आवाज से जुए बंगला का नारा बुलंद किया। उसी दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 सफारतकारों ने हाई कमीशन छोड़कर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत से अपनी वफादारी का इजहार कर दिया। वहां से रुस्तम जी के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना कलकत्ता में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमीशन के सरबरा हुसैन अली तक रसाई हासिल की जाए और उनको कायल किया जाए कि वो अपने तमाम मुलाजमीन के साथ बांग्लादेश की नई हुकूमत के साथ अपनी वफादारी का इजहार करे।
गोलोग ने एक रेस्टोरेंट में डिप्टी हाई कमिश्नर हुसैन अली से 2 बार मुलाकात की, लेकिन जब इंडियन वजारत खारजा के हुक्काम को इस मंसूबे का इल्म हुआ तो उन्होंने इसमें मुलविस न होने का मशवरा दिया। उनका ख्याल था कि यह वजारत खारजा का मामला है जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आला एहलकार बिला वजह टांग अड़ा रहे हैं, जिन्हें बैनुल अक़वामी सफारतकारी की बारीकियों का अंदाजा तक नहीं। बाद में गोलोग ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब रुस्तम जी ने फोन करके इंदिरा गांधी को इस बारे में बताया तो वो ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं हुई। वो कह रही थी कि आप अपने आप को इस मामले से दूर रखें, अगर आपने एक मामूली गलती भी की तो मेरे लिए इसके नताइज को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हुसैन अली को तशवीश लाहक थी कि अगर वो पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमीशन से बाहर निकल आए तो उनकी तनख्वाह कौन अदा करेगा। वो इस बारे में ताजुद्दीन अहमद से मिलना चाहते थे। ये मसला हल करने के लिए 17 अप्रैल को कलकत्ता के अमेरिकन बैंक में डिप्टी हाई कमिश्नर के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकालकर स्टेट बैंक की चौरंगी ब्रांच में जमा कराए गए। 2 दिन बाद डिप्टी हाई कमिश्नर बांग्लादेश के नाम पर अकाउंट खोला गया और हुसैन अली की डेफिकेशन के लिए 18 अप्रैल की तारीख का इंतखाब किया गया। उस तारीख के इंतखाब की एक वजह ये थी कि ये अफवाहें थी कि हुसैन अली और डिप्टी हाई कमीशन के बंगाली अमले को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। गोलोग ने हुसैन अली का हौसला बढ़ाया और कहा कि उनका ये कदम दूसरे ममालिक में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बंगाली मुलाजमीन के लिए रोल मॉडल का काम करेगा। इब्तदाई हिचकिचाहट के बाद हुसैन अली ने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी। अब इस बात को यकीनी बनाया जाना था कि पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमीशन से बंगाली अमले का इनहराफ और हाई कमीशन की अमारत पर बांग्लादेश का परचम लहराने का अमल एक साथ हो। लिहाजा 18 अप्रैल को गोलोग डिप्टी हाई कमीशन के बाहर फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने वाले के भेस में खड़े हो गए। ये भेस इतना जबरदस्त था कि रुस्तम जी जो वहां सुबह की सैर करने वाले के भेस में चहल कदमी कर रहे थे वो भी उन्हें पहचान न सके। थोड़ी देर बाद दोनों ने हुसैन अली को अपनी बीवी और दीगर 65 मुलाजमीन के साथ छत पर देखा, जहां उन्होंने जुए बंगला का नारा लगाया और बांग्लादेश का परचम लहराया। ये पहला मौका था कि जब किसी बैरूनी सरजमीन पर बांग्लादेश का झंडा लहराया गया। जैसे ही ये खबर ऑल इंडिया रेडियो के कलकत्ता मरकज से नशर हुई तो कलकत्ता के हजारों लोग बांग्लादेश मिशन के बाहर पहुंच गए। वहां मेले जैसा माहौल बना हुआ था। चंद मिनटों में कलकत्ता में पाकिस्तान का डिप्टी हाई कमीशन ताजुद्दीन हुकूमत का पहला दफ्तर खारजा बन गया। जब वजीर आजम इंदिरा गांधी को इस बारे में बताया गया तो वो अंदर ही अंदर खुश हो गई, लेकिन उन्होंने ऊपरी सतह पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर और कई दारुल हुकूमतों से बंगाली सफारतखार बांग्लादेश की नई हुकूमत से अपनी वफादारी का इजहार करने के लिए पाकिस्तानी सफारत खानों से निकल गए और इस तरह बांग्लादेश पूरे तौर पर पाकिस्तान से आजाद हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।